नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भी? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी, और उसमें आज चौथा चैप्टर है। और चौथे चैप्टर के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है गहन निर्वाह कृषि। तो क्लास को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना गहन निर्वाह कृषि। हेडिंग डालो बिना किसी रुकावट के, गहन निर्वाह कृषि। ये आज का टॉपिक रहेगा। इस गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। देखो ये कृषि कौन सी? ये कृषि है मानव की भोजन की आवश्यकता के अलावा, मानव की भोजन की आवश्यकता के अलावा अन्य जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि कहलाएगी आपकी। और गहन निर्वाह कृषि की परिभाषा आप लिखिए सबसे पहले। क्या है कि मानव की देखो, मानव की भोजन की आवश्यकता, मानव की भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य जो आवश्यकताएं, अन्य आवश्यकताओं की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कृषि गहन निर्वाह है, या हम कह सकते हैं जीवन यापन। कौन सी? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद रह जाएगी तुम्हारे कि गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? मानव की भोजन की आवश्यकता के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। ठीक है, एक बात और लिखो, इस प्रकार की जो कृषि है वो मानसून एशिया के घने जो बसे क्षेत्र है वहां की जाती है। लिखो, इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। घने बसे देशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाएगी भाई? इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाएगी। ठीक है सर। और अब इसके आते हैं प्रकार, गहन निर्वाह कृषि के प्रकार। हेडिंग लगाओ आप, गहन निर्वाह, निर्वहन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी निर्वाह लिखा हो, निर्वहन भी लिखा सकता है। कृषि के प्रकार, ठीक है भाई। कृषि के प्रकार अगर हम बात करें तो दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। दो कौन कौन से हैं देखो, यहां लिख देता हूं। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। एक नंबर, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। एक तो ये भी, इसमें चावल मुख्य होती है। क्या होती है? मुख्य फसल इसमें चावल होती है। दूसरी है चावल रहित
2 नंबर, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, या अगर ये नहीं लिखो तो ये लिख देना, गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, 2 प्रकार है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। देखो दोनों की विशेषता सेम रहती है, फिर भी हम थोड़ा बहुत जो अंतर है इनके अंदर वो कोशिश करेंगे। तो 1 नंबर हेडिंग लगाओ आप, ये वाली हेडिंग लगानी है आपको, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। तो बिना रुके बिना थके बिना बकवास किए क्लास को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं, कृषि की विशेषताएं ये अपने करेंगे। 1 नंबर, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। पहली विशेषता है बिल्कुल आसान, इसमें प्रमुख फसल चावल है। 1 नंबर लिखो, 1 नंबर लिखेंगे, इसमें मुख्य लिख लो, मुख्य फसल चावल होती है, चावल होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी मुख्य खाद्य फसल कौन सी होती है, चावल होती है। ठीक है, इसमें अधिक जनसंख्या लिखो, इसमें अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार, जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट विशेषता लिखने से पहले इसमें से प्रश्न कैसे पूछ सकता है, इस विशेषता से, तो इससे पूछ सकता है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों आकार छोटा होने का कारण क्या है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सर अधिक जनसंख्या घनत्व। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसमें खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है भाई, छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कृषि कार्य में, कृषि इसमें कृषि कार्य में कर्षक, कर्षक का मतलब है किसान, कर्षक का संपूर्ण परिवार, यानी संपूर्ण परिवार लगा होता है, पूरा परिवार इसमें लगा होता है, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण परिवार लगा होता है, लगा होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा रहा हूं, बिल्कुल आसान आसान, आपको प्रश्न बना के दे रहा हूं। देखो यहां से, गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन 4 नंबर का सीधा सीधा आपसे परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, फिर लिखो इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है। ठीक है ना, इस कृषि में भूमि का गहन उपयोग होता है। क्या होता है, भूमि का गहन उपयोग होता है। इस कृषि में यंत्रों की अपेक्षा, यंत्रों की अपेक्षा
मानव श्रम का अधिक महत्व है, अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। मानव श्रम का क्या है? अधिक महत्व है। ठीक है। इस कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए, इस कृषि में भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद, हरी खाद, हरी खाद, हरी खाद के अलावा आप हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद का उपयोग किया जाता है, यानी जैविक खाद का ज्यादा उपयोग किया जाता है। हरी खाद का मतलब होता है वनस्पति खाद। कौन सी होती है? वनस्पति खाद का उपयोग किया जाता है। अच्छा ठीक है सर। इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो उत्पादन कम होता है। देखो इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, कम होता है। ठीक है सर। इस कृषि में प्रति इकाई कह दो या एकड़ कह दो, एकड़ उत्पादन अधिक होता है, अधिक होता है। ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है। ठीक है। अब सुनो, दोबारा समझा देता हूं, ये तो आपकी बात समझ में आएगी। यहां से देखो भाई, चावल प्रधान कृषि की विशेषता में पहले इसकी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? सर चावल। ये खाद्य फसल है, इसकी क्या है? भोज्य फसल कौन सी है? अब सीधा प्रश्न पूछेगा कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में भोज्य फसल है तो चावल है। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व के कारण इसका खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है भाई। ठीक है। इस कृषि में जो कार्य है वो किसान का संपूर्ण परिवार लगा होता है। इसमें कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा होता है, तो वो आपकी कहलाती है चावल प्रधान, क्योंकि रोपण कृषि है। रोपण कृषि तो इसमें ज्यादा संख्या में लोग लगते हैं तो परिवार पूरा लग जाता है। इस कृषि में भूमि का गहन उपयोग होता है, संपूर्ण भूमि का उपयोग किया जाता है कृषि करने के लिए। अच्छा, इस कृषि में यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाए, क्योंकि जो चावल है वो एक रोपण फसल है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मानव श्रम की आवश्यकता होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कृषि में भूमि के उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद होती है वनस्पति खाद। कौन सी होती है? वनस्पति खाद होती है हरी खाद, ध्यान रखना। और इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग लगे रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो क्या होगा? कम। लेकिन प्रति इकाई या एकड़ कह दो या हेक्टेयर कह दो, वो उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, हेडिंग में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। कृषि की विशेषताएं हम इसकी जगह वो भी कर सकते हैं कि गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। तो एक ही बात है, जो जैसा आपको लगे उस हिसाब से आप कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और आरबीसी में पढ़ते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ते हैं, उसमें आपको गेहूं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलत तो है नहीं, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। देखो दोनों की विशेषता सेम है, लगभग कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आएगा जो हम इसके अंदर देखेंगे। बस आप क्लास में ध्यान लगा के पढ़ना और लास्ट तक जरूर देखते रहना। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो या क्लास को शेयर कर दो आप भाई, वो आपकी जिम्मेवारी है, पढ़ाना मेरा काम है, शेयर करना लाइक करना वो आपकी जिम्मेवारी है। करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। ठीक है। तो लिखो, पहली विशेषता लिखो इसकी, इसमें
इसमें मुख्य फसल गेहूं है। क्या है? गेहूं होती है। देखो, मुख्य फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। तो खाद्य फसल क्या रहेगी इसमें? गेहूं रहेगी। क्या रहेगी? गेहूं रहेगी। ठीक है सर। और दूसरी विशेषता है कि मानसून एशिया के मानसून एशिया के अनेक भागों में अनेक भागों में ऊंचा वक्ष ऊंचा वक्ष ऊंचा वक्ष जलवायु, मृदा मृदा मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक कारक तथा अन्य भौगोलिक कारकों तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता की भिन्नता के कारण धान माने चावल। ठीक है। चावल या धान की फसल उगाना धान की फसल उगाया जाना संभव नहीं संभव नहीं संभव नहीं है संभव नहीं। ठीक है। ये दूसरी विशेषता है। ये कह रहे हैं कि मानसून एशिया के अनेक जो भाग है वहाँ ऊंचा वक्ष, वहाँ का धरातल, ठीक है, जलवायु, मिट्टी और अनेक ऐसे भौगोलिक कारक है, वहां पर चावल की खेती करना संभव नहीं है। तो वहां पर कौन सी खेती होगी? सर गेहूं की होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट विशेषता क्या है? उत्तरी चीन, ये आ चुकी है पेपर में। उत्तरी चीन कोमा मंचूरिया मन मंचूरिया कोमा उत्तरी कोरिया उत्तरी कोरिया एवं एवं उत्तरी जापान में गेहूं। ठीक है। उत्तरी जापान में क्या? गेहूं है, सोयाबीन है, आपका जो है गेहूं, सोयाबीन, जो जो सब जानते हो। एक आती है शोरपम। ये कौन सी होती है? शोरपम। ये होती है बेटा जी जवार। क्या होती है? जवार। शोरपम बोया जाता है। सर ये पेपर में कैसे है? पेपर में ऐसे है बेटा जी। देखो, प्रश्न आया था कि उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में निम्न में से कौन सी फसल है वो बोई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल है वो बोई जाती है? तो उत्तर उसका ये था। क्या था उत्तर? क्योंकि गेहूं और सोयाबीन ये उत्तर ऑप्शन में थे ही नहीं। ऑप्शन में चावल, सरसों इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो आपका यहाँ सोर्पम यानी ज्वार बोया जाता है। क्या बोया जाता है? ज्वार बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, सोयाबीन बोया जाता है, जो बोया जाता है। तो उत्तरी चीन, मंचूरिया और ये देखो, उत्तरी चीन और मंचूरिया ये चीन के अंदर ही है। उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, यहाँ पर गेहूं है, सोयाबीन है, जो है आपका ज्वार है, वो उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी इसकी? नेक्स्ट विशेषता है कि भारत, यहां लिख देता हूं मैं नेक्स्ट विशेषता, भारत सिंधु गंगा भारत सिंधु गंगा जो भारत में सिंधु गंगा का जो मैदान है, सिंधु गंगा के मैदान के सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी पूर्व लिखते पश्चिमी ना, पश्चिमी भाग में गेहूं
कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं बोया जाता है। ठीक है, गेहूं बोया जाता है, बोया जाता है। अगर हम यही स्थिति देखें कि भारत में सिंधु गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी भाग में से, दक्षिणी पश्चिमी भाग, क्योंकि पहला मैदानी पश्चिमी भाग था, भाग में गेहूं, और दक्षिणी व पश्चिमी भाग से, दक्षिणी व पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में क्या बोया जाता है भाई सर? शुष्क प्रदेश में, पश्चिमी भाग में शुष्क प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। प्रदेश में ज्वार बाजरा 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 प्रमुख रूप से उगाया जाता है, उगाया जाता है। ये सीधी सीधी लाइन उतार लो आप कि अगर बात करें हम भारत के सिंधु का जो मैदान है उसका पश्चिमी भाग बात करें तो उसमें तो गेहूं बोया जाता है। कौन सा फसल, कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं। अगर हम भारत में सिंधु गंगा के मैदान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग की बात करें तो जहां शुष्क प्रदेश है उसमें ज्वार है, बाजरा है, प्रमुख फसलें रहेगी। ठीक है सर। और इसमें जो है इस कृषि में मानव श्रम के साथ लिखो, इस कृषि में मानव श्रम के साथ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। और इस कृषि में जैविक और अजैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में जैविक खाद व अजैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। याद रह जाएगा। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन क्या होता है? अधिक। इस कृषि में प्रति इकाई या हम कह सकते हैं एकड़ उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद देखो इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। देखो इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, कम होता है। ठीक है। तो ये होगी अपनी चावल रहित या गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। पहले हमने चावल प्रदान कर ली थी। अब देखो इसमें मैं दोबारा समझा देता हूं इसकी विशेषता। इसमें जो मुख्य फसल रहेगी वो गेहूं रहेगी क्योंकि खाद्य फसल है। ये क्या है? खाद्य फसल है गेहूं, खाद्य फसल गेहूं है इसकी। तो ये याद रखना। अगले से अलग से प्रश्न पूछ रहे अपने कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की मुख्य खाद्य फसल या भोज्य फसल कौन सी है? तो गेहूं आएगा। उसके बाद मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच और जलवायु और मिट्टी अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल यानी चावल, क्या चावल की फसल उगाना संभव नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है सर। उत्तरी चीन और मंचूरिया, उत्तरी कोरिया
जापान में गेहूं, सोयाबीन और जौ और सोटम की फसल है वो उगाई जाती है। भारत के सिंधु गंगा मैदान में के पश्चिमी भाग में गेहूं बोया जाता है और भारत के सिंधु गंगा मैदान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में जो शुष्क प्रदेश है उनमें ज्वार और बाजरा बोया जाता है, मोटा अनाज। ठीक है। इस कृषि में मानव श्रम है के साथ साथ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका? यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में जैविक खाद और अजैविक खाद का उपयोग किया जाता है और इस कृषि में प्रति इकाई यानी एकड़ उत्पादन है वो अधिक होता है और इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। उसका कारण है कि भाई भोज्य फसल तो सबको चाहिए, इन भोजन तो सबको चाहिए ना, तो पूरी जनता उस पर निर्भर हो जाती है, पूरी जनसंख्या वो निर्भर हो जाएगी। तो ये थी अपनी कृषि। रोपण कृषि करें या कल करें? ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद रोपण कृषि अपने शुरू करते हैं भाई। कौन सी? और अब देखो अपने रोपण कृषि, और रोपण कृषि है ज्यादातर यूरोप के लोग थे और उपनिवेशिक काल के दौरान उन्होंने अलग अलग देशों में अन्य प्रकार की कृषि के रूपों का विकास किया। उसमें एक रोपण कृषि भी थी। क्या थी? रोपण कृषि, जो एक वृहद स्तर पर लाभ उन्मुख प्रणाली थी। और ये एक इस प्रकार की जो वाणिज्यिक कृषि है ना, इसका विकास उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किया जाता है। इस उष्णकटिबंधीय वाणिज्यिक कृषि का विकास भी उपनिवेश काल में यूरोप के लोगों ने किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। मैं वापस समझा देता हूं आपको कि यूरोप के लोगों ने विश्व के अनेक भागों में कौन से काल में? उपनिवेशी काल में, यानी जो गुलामी का दौर चल रहा है उस समय कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जिसमें से एक थी रोपण कृषि। जो रोपण कृषि है वो एक वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली, इससे लाभ ज्यादा होता है। ठीक है। इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। यहां से जो भी जैसा प्रश्न पूछे आपसे बता सकते हो, वन लाइनर, खालिस्तान, जो भी है। अब हम देखें रोपण कृषि है कौन सी, तो यहाँ एडिंग लगाओ आप रोपण कृषि। रोपण कृषि की मुख्य फसलें कौन सी भी? मुख्य फसलें। भाई रोपण कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी? आप ये देखो ना, रोपण कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी। अगर मुख्य फसलों की हम बात करें, देखो सबसे पहले आती है चाय। कौन सी आती है? चाय आती है सर, चाय भी लिख दी हमने, ये लिखो चाय जी। चाय के बाद जी कॉफी आती है। क्या आती है? कॉफी आती है। कॉफी के बाद कोको आती है। क्या आती है? कोको आती है सर। कोको के बाद रबड़ आता है। क्या आता है? रबड़ आता है सर। रबड़ के बाद चावल आती है। क्या आती है? चावल आती है सर। चावल के बाद केले आते हैं। क्या आते हैं अभी? केले आते हैं। केले के बाद क्या आता है? अनानास आता है अभी। क्या क्या आता है? अनानास। ठीक है। और भी लगेगी चावल, कॉफी, रबड़, और है क्या? गन्ना। कौन सी है भाई? गन्ना रहेगी भाई। क्या है? गन्ना भी एक रोपण फसल है। तो ये मुख्य फसल है रोपण कृषि की। चावल, कॉफी, कोको, रबड़, चावल, केले, अनानास और गन्ना, ये मुख्य फसल रहेगी आपकी। उसके बाद हम देखते हैं रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है। यहां हेडिंग लगाओ भाई आप, रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न एक बार बोर्ड में बन चुका है भाई, और कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे बना है। तुम एक काम करो, कम से कम 5 लोगों को एक व्यक्ति है वो वीडियो को शेयर करेगा। ठीक है। तुम अपने पास ही मत रखो, इसको आगे से आगे जाने दो भाई, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है। पर्सन बोर्ड में यह आया था कि रोपण किन्हीं 4 रोपण कृषि के नाम लिखते हुए रोपण कृषि की विशेषताएं लिखी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसमें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, नए गप मारनी है। जितना जैसे मैं करा रहा हूं, बोर्ड पैटर्न से करा रहा हूं। जब भी प्रश्न आए तो वहां से शुरू करना उत्तर, और ऐसे इस श्रृंखला में चलना है और फिर ये लिखना है। प्रश्न वहां बंटे होते हैं क्वेश्चन में, साइंस के लेवल के हिसाब से पेपर बनता है इसका। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसी के हिसाब से इसका पेपर तैयार होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसका चेक होता है। तो गप नहीं मारनी ना, ऐसे फेंकनी है ज्यादा। ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता देखो क्या है। पहली विशेषता ये है कि इसमें देखो, पहली विशेषता क्या है
इसमें कृषि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। क्या होता है? बहुत विस्तृत होता है। पहली विशेषता ये है भाई, इसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार बहुत विस्तृत होता है। सर दूसरी विशेषता, दूसरी है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में इस कृषि में अधिक अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है भाई। देखो जो भी आप कृषि कर रहे हो और उसमें दो विशेषता पूछ रहा है, तो पहली विशेषता तो आपको यही लिखनी है कि इसमें अधिक पूंजी की, हर कृषि में आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस कृषि में इस कृषि में उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीकी उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। यह एक फसली कृषि है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक फसली कृषि है, ठीक है। यह क्या है? फसली कृषि है। इस कृषि में किसी एक फसल इस कृषि में किसी एक फसल, यानी एक फसल पर विशेष महत्व दिया जाता है। किसी एक फसल के उत्पादन पर ही किसी एक फसल के उत्पादन पर ही सैकेंद्रण किया जाता है, यानी विशेष महत्व दिया जाता है भाई। ऐसे भी लिख सकते हो तुम, वो सैकेंद्रण किया जाता है। तो इसमें किसी एक फसल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर अपनों ने चावल बोए तो चावल पर विशेष ध्यान रहेगा। अगर हमने चाय की खेती की है तो चाय पर रहेगा। अगर कॉफी की है तो कॉफी पे ध्यान रहेगा। रबड़ की है तो रबड़ पे रहेगा। अपने ये केले पे की है तो केले पे ध्यान इसका रहेगा, ठीक है। इसमें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं भाई, ठीक है। सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, अति अच्छी बात है। एवं यातायात विकसित होता है इसमें। एवं इसके साथ लिख लो ना, आपकी मर्जी है। एवं यातायात विकसित होता है। एवं यातायात क्या होता है? विकसित होता है भाई। इसमें सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे इस कृषि में, और यातायात क्या होगा? विकसित होगा, जिसके कारण या जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। जिसके जिसके द्वारा लिखो, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। यातायात विकसित होने से क्या होगा कि इस कृषि में बागान और बाजार है वो एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं भाई, ठीक है। फिर देखो, फ्रांसीसी वासियों ने, कौन से? फ्रांसीसी वासियों ने फ्रांसीसी वासियों ने वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में पश्चिमी
अफ्रीका में किसके कॉफी और कोकोआ के बाग लगाए गए। कॉफी और कोकोआ, ओ कोकोआ के, हाँ सही, कोकोआ है ना। आप कोको भी लिख सकते हो या कोकोआ लिख सकते हो। ये पौधे क्या है, पौधे या पौध लगाई, या पौध लगाई, लगाई थी, लगाई, ठीक है। तो रोपण कृषि की विशेषता पढ़ रहे हैं, रहेगी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूं मैं। इस कृषि का क्षेत्र का क्या होता है, बड़ा विस्तृत होता है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, पता है आपको। इस कृषि में उच्च प्रबंधन और तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। एक ये कृषि एक फसली है, इसमें एक ही फसल पर विशेष में ध्यान दिया जाता है। इसमें सस्ते श्रमिक मिलेंगे, इसमें यातायात विकसित होता है। यातायात विकसित होने के कारण बाजार और जो बागान है वो सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। फ्रांस के जो लोग थे, पश्चिम अफ्रीका में कॉफी के बाग और कोकोआ के बाग है वो लगाए थे। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट विशेषता की बात अपने करते हैं भाई। कृषि की विशेषता है, उसके आगे लिखना है आपको, हेडिंग नहीं डालनी है, मैं यहाँ से डाल रहा हूं, रोपण कृषि की विशेषता है। आपको हेडिंग नहीं लगानी है, आप पहले लगा चुके हो, उसके नीचे ही आपको नेक्स्ट विशेषता लिखनी है भाई, ठीक है। आपको तो आगे जहां आपने फ्रांसीसी से छोड़ा है उसके आगे लिखना है कि ब्रिटेन वासियों ने, नेक्स्ट विशेषता है कि ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। भारत और श्रीलंका में चाय के बागान कहाँ के निवासियों ने लगाए, तो उत्तर आएगा ब्रिटेन के निवासियों ने। अच्छा ठीक है सर, ब्रिटेन के निवासियों ने मलेशिया में, देखो ब्रिटेन के निवासियों ने मलेशिया में रबड़, किसके रबड़ के बाग, रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में, एवं पश्चिमी द्वीप समूह में किसके बागान लगाए थे, गन्ना और केले के बाग लगाए। गन्ना व केले के बागान लगाए भी या विकसित किए, ठीक है ना, एक ही बात है, इसमें विकसित करो चाहे लगाओ एक ही बात है, ठीक है सर। स्पेन व अमेरिका वासियों ने, लिखो स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस या फिलीपाइंस, ठीक है, फिलीपींस कह दो या फिलीपाइंस कह दो, एक ही बात है, में नारियल में, मैं लिख देता हूं दूसरा नाम, कई दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं सर, किताब में तो फिलीपाइंस लिखा है, आपने फिलीपींस लिख दिया, मैं यहां लिखता हूं ब्रेक में फिलीपाइंस, लो ठीक है, में नारियल व गन्ने के बागान लगाए, नारियल व गन्ने के बागान लगाए भाई। कहाँ के निवासियों ने, स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस देश के अंदर नारियल और गन्ने के बागान है वो लगाए भाई। अच्छा ठीक है सर, इंडोनेशिया में, कहाँ के निवासियों ने, इंडोनेशिया में एक समय, यहां लिख दूं, इंडोनेशिया में एक समय, इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में
कौन सी कृषि में? गन्ने की कृषि में होलैंड होलैंड वासियों, होलैंड का मतलब डचों वासियों का एकाधिकार था भाई, एकाधिकार था। एक समय की बात है कि इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में होलैंड जो वासी है, वर्तमान में डच जो लोग हैं, उनका एकाधिकार है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। अब एक नोट लगा के लिखो आप, यहाँ नोट लगा के लिखो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट वाली बात। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, ये बात लिख लो नोट लगा के। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है सर। और नोट, एक नोट लिखो, फेजेंडा कहा जाता है जो यूरोपीय वासियों के नियंत्रण में है, ये बात जो यूरोपियन वासियों के नियंत्रण में है। जो वहां कॉफी के बागान है वो किसके नियंत्रण में? यूरोप वासियों के नियंत्रण में। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, उसके बाद में उसमें प्रश्न कोड भी बताऊंगा आपको कैसे आएगा और कैसे आपको लिखना है। एक नोट ये है कि वर्तमान में अधिकतर बागानों का समावित्व है, वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व है, यानी मालिकाना हक देशों की सरकारों तथा वहां के नागरिकों के नियंत्रण में, नागरिकों के नियंत्रण में है। ठीक है, नियंत्रण में है। एक को लिखो भाई, नियंत्रण में। इसी प्रकार एक नोट और आने दो, उसी नोट के अंदर लिखना है अपने को, क्या लिखना है कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय की फसल के लिए किया जाता है, कि सीढ़ी नुमा सोपान खेती कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सोपान। अब देखो सुनो, दोबारा समझा देता हूँ। जो विशेषता बच गई थी यहाँ आ गई है वो रोपण कृषि की, कि ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में किस फसल के या किस रोपण कृषि के बागान है वो लगाए थे? तो आपका उत्तर आएगा चाय। क्या आएगा? चाय आएगा। आ जाएगा, ठीक, ठीक है सर। फिर ब्रिटेन वासियों ने मलेशिया में और पश्चिमी द्वीप समूह में कौन सी रोपण फसल है वो विकसित की? तो मलेशिया में तो रबड़ आ जाएगा और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले आ जाएंगे। ठीक है सर। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बाग है वो लगाए थे। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की खेती पर होलैंड वासियों का एकाधिकार था भाई, कहाँ के? होलैंड वासी। अब आओ फेजेंडा क्या है, देखो फेजेंडा क्या है करने का तरीका। देखो, अगर आता है कि फेजेंडा क्या है यहां से प्रश्न, तो आपका उत्तर रहेगा कि ब्राजील के अंदर, इसमें ब्राजील के अंदर यूरोप के लोगों द्वारा कॉफी के बागानों को विकसित किया गया, उसे कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा।
और ब्राजील सीधा भी लिख सकते हो कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है और उस पर नियंत्रण है वो कहाँ के लोगों का है, यूरोप के लोगों का नियंत्रण स्थापित है। ओके, ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आ चुका है, आ भी सकता है। फिर वर्तमान में अधिकतर जो भाग है उन पर या तो सरकार का नियंत्रण है या वहां के लोगों का नियंत्रण है भाई। ठीक है, एक अच्छी लाइन है कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालू जो क्षेत्र होते हैं, इसकी ढालू जो क्षेत्र दिया है ना ये ना, इसकी जगह क्या आ जाता है कई बार सोपान क्षेत्र। कौन सा? सोपान आ सकता है, सीढ़ी नुमा आ सकता है, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा क्षेत्रों में कौन सी फसल के लिए उपयोग किया जाता है? तो चाय की खेती के लिए किया जाता है। कौन सी? चाय की खेती के लिए किया जाता है। तो ये थी अपनी रोपण फसल जो एक खत्म हो गई है। मैंने तो मेरी तरफ से बहुत सरल इजी में समझाने की कोशिश की है, बाकी आपकी मर्जी है। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि, आपकी विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि, 2 कृषि साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।